इमामगंज कैसे बसा? इमाम बख्श खां की मज़ार शरीफ है यहाँ पे। कौन थे इमाम बख्श खां? जैसा कि हमें पता है उनके बेटा थे गुलाम हसन खां के, और गुलाम हसन खां की मज़ार शरीफ ये है। ये देख सकते हो दोस्तों, थोड़ा करीब जाकर के दिखाने की कोशिश करो बाबू। यहाँ पे कुछ लोग भी हैं जिनसे और डिटेल मैं लूँगा। और एक सबसे बड़ी चीज़ है कि थोड़ा दिखाओ इधर बाबू, ये है ईदगाह, यानी कि बहुत पुराना ईदगाह है। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं इस वक्त बांके बाजार डुमरावां गांव से, और डुमरावां गांव पूरे इतिहास के पन्ने में लपेटा हुआ एक ऐसा गांव है, क्योंकि यहीं से खैरा खैरा स्टेट जो सुनते हैं, जो पूरा शिरघाटी परगना का जो जगह था, यानी खैरा था, डुमरावां था, इमामगंज था, रोशनगंज था, तो ये पूरा हाँ बहुत सारा था। और उसका इतिहास जो शुरू कहाँ से होता है नहीं पता, लेकिन हमें जो लग रहा है गुलाम हसन खां और इमाम बख्श खां दोनों की मज़ार शरीफ यहाँ है। और ज़्यादा डिटेल्स के लिए यहाँ पे हमारे भाई साहब हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नेमतुल्लाह खान। अच्छे, आप भी खान साहब हैं, तो थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। हमने जो बताया वो सही है क्या? ये आप जो बताए सही बात है। ये इनके वालिद थे या दादा थे इमाम बख्श खां। और ये जो मकबरा है ये है राजा गुलाम हुसैन खां का। हाँ। और उनकी अहलिया है, दोनों का इसके अंदर मकबरा है, कब्र है। अच्छा। और बाहर में उनके जो लबाकान होंगे, हाँ। बेटा के बेटा, पोता, बाद बाकी जितने लोग होते हैं, हाली मोहाली बहुत सारे राजा के साथ होते थे। और बाद बाकी वहाँ तो खानदान तो इन्हीं से शुरू होता है। हाँ, खानदान तो इन्हीं से शुरू होता है। फिर बाद में आते हैं इमाम बख्श खां, फिर बाद में आते हैं, है ना? हाँ, खानदान यहीं से शुरू होता है। खानदान यहीं से शुरू होता है। हाँ, इनसे भी पहले से है। जैसे ये तो इतिहास बताता है कि 1762 से राजा गुलाम हुसैन खान ने इस जगह को पकड़ा। कुछ इतिहास है जो कुछ बैटल्स हुआ है, जैसे हाँ। 1762, 1781, 1783, और उसी समय में कहीं ना कहीं बैटल एक 1701 परगना को कैप्चर एक मैसूर में भी हो रहा था, टीपू सुल्तान का बैटल, है ना? हाँ। 1761, 1781 और फिर उसके बाद 99 तक गया था 17। तो एक और चीज मैं बताता चलूं कि फिर बाद के काल में कहीं ना कहीं मैं दो चीज बता दूं कि शिरघाटी परगना जो था, और रामगढ़ परगना, और देव परगना, ये तीनों परगना जो है कहीं ना कहीं मिल करके लड़ाई लड़ता था। ये जैसा कि इन्हीं के अंदर में था। इतिहास भी बताता है हजारीबाग, सनौत, पलामू, ये सब मिल के लड़ाई लड़ते थे। इनका परगना इन्हीं के इसमें थे। शिरघाटी परगना के साथ पलामू भी इनका परगना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत दूर दूर तक था, बहुत दूर दूर तक था, और तीनों मिल करके कोई भी लड़ाई लड़ते थे। सबसे बड़ी चीज है कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे। सन 1857 में जो भी वहां से बिल्कुल आता था अंग्रेजों के खिलाफ, जैसा कि हमने काशिफ सर से पूरी 24 मिनट की हिस्ट्री सुनी, वहां से ये निकल के आया कि ये तीनों परगना जो है, जैसे अब ये भी देखा जाए, एक और चीज यहाँ पे उजागर होता है, ये मुसलमान थे, खान थे, रामगढ़ हिंदू था, देवराजा हिंदू था, दो हिंदू भाई, टिकारी वो जीत सिंह टिकारी जो है नहीं, वो जैसा कि उन्होंने बताया है, टिकारी वो अंग्रेजों के लिए ही लड़ रहे थे साथ मिलके। ये इतिहास है, मैं बता दूं आपको, क्लियर कर दूं, वो हिंदू हैं। एक और इधर आपका झारखंड में है एक जगह हुसैनाबाद, वहाँ मुसलमान है, लेकिन वो अंग्रेजों के साथ लड़ रहा है। अंग्रेजों के साथ लड़ रहा मुसलमान, अंग्रेजों के साथ लड़ रहा हिंदू, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा है देव का राजा हिंदू, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा रामगढ़ का राजा हिंदू, और मुसलमान गुलाम हुसैन खां, तो इससे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कुछ था ही नहीं, पहले तो ऐसा नहीं था। तो अंग्रेज ने कहीं ना कहीं डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लाई, फिर बाद में हिंदू मुस्लिम हुआ, एक देश विभक्त होकर के पाकिस्तान बना, फिर हिंदुस्तान बना। आज भी मुसलमानों की स्थिति आप दिन ब दिन बद से बदतर होती चली जा रही है। बद से बदतर जो हो रही है वो सन 2014 के बाद ये चीज देखने क्या बात कर रहे हैं आप? मतलब डायरेक्टली मोदी जी पे निशाना साध रहे हैं? हाँ बिल्कुल, इस चीज को ये कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग तो बोल रहे हैं कि मोदी जी के आने के बाद ही आज़ादी मिला है। मोदी जी के आने के बाद अंधभक्तों को आज़ादी मिली है। अच्छा जी, सन 2014 के बाद हिंदू मुस्लिम इस तरह की चीज़ सुनने को मिलती है, वरना हमने खुद अपने बचपन में राखी बंधवाई है। यहाँ पर जितने भी आप जाएंगे 2-4-5 बहन ऐसी हैं जो मेरी मुंह बोली बहन अभी भी हैं। वो तो छोड़ दीजिए, अभी तक तो चल रहा था, लेकिन 12 साल के बाद फिर कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा, भनक नहीं लग रही है फिर से हिंदू मुसलमान एक हो गया प्रोटेस्ट की वजह से? बिल्कुल, ये तो हुआ है ना भारत के जेनजी जिस तरह से आंदोलन हुआ है। यहाँ पर अभी कोई हिंदू मुस्लिम कोई है ही नहीं, यहाँ पर जेनजी की बात है, और जब जेनजी की बात है तो
हिंदू क्या मुसलमान क्या, सब एक साथ है। क्योंकि अभी तो एक बड़ा और उम्मीद भी प्रोटेस्ट है- हुआ और उम्मीद भी है कि आगे भी हम इसी तरह से साथ रह करके इस तरह की लड़ाई लड़ेंगे, और सरकार जहाँ जहाँ पर गलत करेगी उसके विरोध में हम आवाज़ उठाने का काम करेंगे। सरकार के लिए सबसे बड़ी चीज जो आती है अकाउंटेबिलिटी को स्थापित किया इस प्रोटेस्ट ने इस्तीफा लेकर के, और इसी वजह से एक चैनल नया नया अभी 4 दिन पहले बना था E20 इंस्टाग्राम पे, उसका 4-5 मिलियन फॉलोअर्स हो गया है। जी 5.4 मिलियन है ना। जी। तो ये कारण है फिर से कहीं ना कहीं इथेनॉल मिनिस्टर का भी इस्तीफा लेने की कोशिश। हाँ उसका हो रही है। आवाज उठाई। नितिन गडकरी जी का भी अब स्टार्ट है, और उनके लिए और भी उससे पहले ही नितिन गडकरी अब जाके कंपनी पे 11,000 करोड़ का हाँ, ये केस किए मार रहे हैं। केस मारने से क्या होगा, मंत्रालय तो आपके अंदर है ना जी। सही बात है बिल्कुल। और बहुत सारे ऐसे सड़क हैं, हम मुझे भी ऐसा लगता था कि नितिन गडकरी जी सरकार ईमानदार में आदमी हैं। ईमानदार आदमी हैं। हमें भी लगता था। हाँ, हमें भी लगता था, और सबको ये लग रहा सबको क्या, आपको नहीं लगता था राघव चड्डा भी ईमानदार है? ईमानदार है, बट अभी देखिए कि सब नहीं, सब बेईमान थे, चोर थे और करप्टेड लोग थे। लेकिन जब उस तरफ गए, सरकार तरफ गए, तो सबका जो है वॉशिंग मशीन के क्लियर हो गया। क्या बात है, मतलब इतना ईमानदार आज तक अगर हमने धोखा किसी से खाया तो और कोई नहीं, राघव चड्डा है ना। मैं तो गवर्नमेंट से भी इस चीज़ की मैं अपील करूंगा कि ऐसे ऐसे जो हिस्टोरिकल प्लेस है इसको डेवलप किया जाए, ताकि जिस तरह से आप आए हैं वैसे हमारे एरिया को, हमारे, क्योंकि हम लोगों का एरिया हमेशा से बैकवर्ड रहा है और फिर नक्सल प्रभावित रहा है, लोग नहीं जान सके। हम जैसे बच्चे भी बहुत कम इस एरिया को जाने, हम जबकि हम यहाँ के रहने वाले हैं। तो मैं ये भी चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में जो हमसे छोटे जनरेशन के ये छोटे बच्चे हैं उन्हें जानने का ये मौका मिले। तो इस वीडियो को बनाने के पीछे सबसे बड़ा जो खास मकसद है, थोड़ा सा दिखा दो बाबू इधर, ये मज़ार शरीफ है। और ऐसी ऐसी चीज़ों को मैं जो बनाता हूँ, क्यों बहुत सारे लोग थोड़ा सा धोखे में रहते हैं, आखिर क्यों जाते हैं आप मज़ार शरीफ पे और क्यों इस तरह की हिस्ट्री को बताते हैं, इसलिए बताते हैं ताकि थोड़ा सा आप लोगों को एहसास हो और गवर्नमेंट तक ये बात जाए कि जो भी चीज़ें इतिहास काल में हैं और भारत का गौरव है एक तरह से, उसको बचा करके रखा जाए। और गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, जिस तरह से गवर्नमेंट ने बचाने की एक मुहिम कोशिश की है बिहार सरकार के अंदर, हमजापुर वाला जो सिरा गया है, उसी तरह से मैं चाहता हूँ कि पूरा का पूरा ये जो सिरा है, आप देख, आंदोलन का दौर चल रहा है, इस पे भी आंदोलन फिर कर दिया जाएगा। कहीं आंदोलन के दौर में फिर इस तरह का आंदोलन नहीं हो जाए। थोड़ा सा बाबू चप्पल खोल करके अंदर जा करके दिखाने की कोशिश करो। तो जैसा कि आप देख रहे हो अंदर में मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये गुलाम हुसैन खां साहब और उनकी अहलिया का है ना मकबरा है। और लेकिन थोड़ा सा दुख मन में ज़्यादा हो रहा है, टीस पहुँच रही है, क्योंकि जिस स्थिति में है वो, खैर ये तो गवर्नमेंट का काम, अपील करेंगे ही, लेकिन थोड़ा सा दुख इसलिए भी हो रहा है क्योंकि यहाँ के लोग भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, है ना जी। थोड़ा सा बुरा लगेगा आप लोगों को। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये गवर्नमेंट तो बाद में करेगी, क्या करेगी, लेकिन थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं आप लोगों की हम भी लोग भी बीच बीच में कोशिश करते हैं, मगर कुछ फाइनेंशियली टूट के वजह से रुक जाते हैं। पिछले साल हम लोगों ने पूरी सफाई कर दिया था इसका, और फिर हम लोग रुक गए थोड़ा सा। और ऊपर से डर लगता है कि ये थोड़ा सा क्रैक है, कोई गिर जाएगा, कोई हादसा हो जाएगा, इसके वजह से भी हम लोग डर गए हैं। एक बार कुछ एक लड़का कर रहा था तो गिर गया था, उसके वजह से हम लोग डर से। चलिए अब थोड़ा सा उधर चलेंगे, उनकी भी मज़ार शरीफ अंदर में क्या। चलिए, जिनके नाम से बना है इमामगंज, उनकी मज़ार शरीफ मैं दिखाऊंगा। बाबू अच्छे से कैमरा करो, उधर कैमरा को सामने रखो। अच्छे, पहले दूल्हा बनते थे तो लोग यहाँ आते थे, फातिया वगैरह होता था ना। और एक और मज़ार शरीफ जो है इमामगंज, जो आप कितना टाइमिंग चल रहा है बाबू, थोड़ा बताओगे। हाँ, तो इमाम बख्श खां यानी कि इमामगंज जिनके नाम से शहर आबाद हुआ है, उनका मैं मकबरा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जैसे ही यहाँ पे पहुँचते हैं तो ये पूरा का पूरा कब्रिस्तान भी है लगता है क्या। अच्छा, ये पूरा कब्रिस्तान ही है, ये है ना। ये क्या है फिर, ये अच्छा, ये भी कब्रिस्तान है। और ये बता रहे हैं आप इमाम बख्श खां का मकबरा है, इसके अंदर भी जाने का है, क्या है अंदर जाने का, साइड से आओगे वो। अच्छा, खस्ता हालात में है। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा लोग इस पे गौरव फिक्र करें, कहे कि बहुत सारे लोग हैं मुसलमानों में भी जो बनते हैं कि हम बहुत बड़े ये हैं, तुर्रम खान हैं, तो उन लोगों को भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि ऐसे ऐसे चीज़ों की हिफाजत किया जाए। सांप बिच्छू देख कर क्या होगा बाबू,
और ये अभी देख सकते हो पेड़ पौधे भी उग चुके हैं ऊपर से। ये पूरा का पूरा मैं दिखा रहा हूँ, सही से दिखाओ बाबू, कैमरा इधर, कैमरा वहाँ करो ना। और ये देख सकते हो काफ़ी एकदम जंगली इलाका के तरह, एकदम जंगल। अच्छे से आओगे बाबू, किसी को सांप बिच्छू ना काटे भाई। और यहाँ आते हैं तो ये दिखता है हमें इमाम बख्श खां का मकबरा मज़ार शरीफ, है ना। तो ये आप देख सकते हो इस हालात में पहुँच चुका है। अब इससे ज़्यादा कुछ बोलने के लिए तो है नहीं हमारे पास। देखने में आपको पता, ऊपर का स्ट्रक्चर वगैरह सब दिखा दो बाबू, पूरा धीरे धीरे गिर चुका है। लेकिन इसको पुनः निर्माण यानी कि पुनः निर्माण किया जा, रिनोवेट किया जा सकता है। और रिनोवेट करेगा कौन? गवर्नमेंट तो बाद में करेगी भाई, पहले तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा ऐसे ऐसे चीज़ों पे। जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन पे ख़ास तौर से तवज्जो मैं देना चाहूँगा कि जो रिप्रेजेंटेटिव अपने इलाके के हैं, जिनके नाम से पूरा इमामगंज बसा हुआ है, उनका ये मकबरा ऐसा हो तो थोड़ा दुख होता है कहीं ना कहीं। थैंक यू।